हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जय प्रक्रम पाठ का जो टॉपिक हमारा चल रहा है पाचन तंत्र, उसी के नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन। देखिए, इससे पहले जो लेक्चर आपने सुने हैं उसमें आपने पढ़ा, हमने आपको बताया कि किस प्रकार से मुख गुहा में पाचन कैसे होता है, बकल कैविटी में डाइजेशन कैसे होती है, उसके बाद ग्रसनी में भोजन पहुंचता है, ग्रसनी से फिर अमाशय में पहुंचता है, अमाशय में किस प्रकार से पाचन होता है वो हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अमाशय के बाद जो भोजन है वो यहाँ छोटी आंत में पहुँचता है। देखिए, इसको ये दरअसल यहाँ से छोटी आंत जो है वो शुरू हो जाती है और अमाशय के बाद ये हिस्सा जो है वो छोटी आंत, यहाँ से इसका आरंभ हो जाता है। अब भोजन जब छोटी आंत में पहुँचता है तो यहाँ पे दो ग्रंथियाँ हैं जिनका रस ये प्राप्त करती है छोटी आंत। पहला तो ये पित्त रस है। यकृत में बनने वाला पित्त रस जो है वो यहाँ इस संरचना में एकत्रित होता है, इसको हम पित्ताशय कहते हैं। इसको अब बाइल डक्ट कहा जाता है। बाइल डक्ट से जो है रस जो है वो छोटी आंत में प्रवेश करता है। दूसरा यहाँ पे अग्नाशय है, जो आपके ये अमाशय, इसके ठीक नीचे अग्नाशय पाया जाता है, इसको पैंक्रियाज कहते हैं। इस ग्रंथि का रस भी जो है छोटी आंत में मिलता है। तो आप ये देखिए कि अमाशय के बाद भोजन जो है वो छोटी आंत में पहुँचता है और छोटी आंत जो है वो दो अलग अलग ग्रंथियों से, पहला कौन सा है यकृत और दूसरी ग्रंथि कौन सी है अग्नाशय, इन दोनों ग्रंथियों से रस जो है वो पाचक रस जो है वो प्राप्त करती है। वो क्या कार्य करते हैं वो हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पाचन का जो सबसे अहम हिस्सा है वो छोटी आंत में ही पूरा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक विशेष प्रकार की संरचनाएं जो है छोटी आंत में पाई जाती हैं, जिनको हम दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। इनके क्या कार्य हैं और किस प्रकार से पाचन में सहायता करती हैं, इसका भी हम अध्ययन जो है करेंगे। तो हम अब शुरुआत करते हैं इसकी कि छोटी आंत में पाचन जो है किस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिए कि छोटी आंत में जो माध्यम है वो क्षारीय होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो पाचक एंजाइम है वो कार्य कर सके। ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमने अमाशय के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे माध्यम का अम्लीय होना आवश्यक था, और वो माध्यम अम्लीय कौन बना रहा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि जठरस में मौजूद था। लेकिन अब जब खाना या भोजन जो है वो अमाशय से छोटी आंत में पहुँचता है तो यहाँ पर माध्यम का क्षारीय होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर माध्यम क्षारीय होगा तो जितने भी एंजाइम हैं वो सारे क्षारीय माध्यम में ही कार्य करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। अब भोजन जो है वो पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत में दो ग्रंथियां हैं जिनका रस जो है छोटी आंत में आकर मिलता है। पहला हम बात करते हैं यकृत से कौन सा रस आता है। देखिए, यकृत जिसको हम लीवर कहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ यकृत जो है वो पित्त रस का निर्माण करता है, जिसको आप बाइल जूस कहते हैं। पित्त रस जो है वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये यकृत है, यहाँ पे पित्त रस बनता है, और ये यहाँ पे ये थोड़ी सी संरचना, नलीनुमा संरचना है, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं। तो जो भी पित्त रस यहाँ बनता है इस यकृत के अंदर, वो सारा यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है इस पित्ताशय के अंदर। तो अब पित्ताशय, ये पित्त रस है और पित्ताशय में इकट्ठा। अभी इसका कार्य क्या है, देखिए ये क्या करते हैं, जब आप भोजन करते हैं, विशेष तौर पर जो वसा युक्त भोजन होता है जो छोटी आंत में पहुंचता है, पित्त रस के अंदर जो लवण होते हैं वो जो वसा का इमल्सीकरण करते हैं। अब देखिए, ये इस टॉपिक को समझना बड़ा ज़रूरी है। इमल्सीकरण क्या होता है वो देखिए आमतौर पर बाकी जितने पोषक तत्व हैं उनके कणों का आकार, या जो पोषक तत्वों के जो घटक होते हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है, जिसको हमारा शरीर जो है बड़ी आसानी से उसका अवशोषण कर लेता है, और उसका पाचन भी जो है वो आसानी से हो जाता है। कणों का आकार बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन अगर वसा की बात करें तो वसा के जो कण होते हैं, जो गोलिकाएं होती हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो बड़ी गोलिकाएं होने की वजह से उनका अवशोषण और पाचन दोनों ही कठिन कार्य जो है वो बन जाता है। तो ये जो पित्त रस है जो कि यकृत से स्रावित होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है और वहाँ से एक नली के जरिए छोटी आंत में पहुँचता है, ये पित्त रस के अंदर जो लवण होते हैं वो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में विभाजित कर देते हैं, और इसी प्रक्रम को कहा जाता है इमल्सीकरण। अंग्रेज़ी में हम इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलना इमल्सीकरण कहलाता है। ताकि ये क्यों होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि इससे बड़ी गोलिकाओं का छोटा गोलिकाओं में परिवर्तन जो है वो इनके अवशोषण और पाचन को सुलभ या फिर आसान बना देता है। तो ये काम है। अब देखिए, अभी हम देख सकते हैं कि पित्त रस जो है वो पित्ताशय में एकत्रित हुआ है। वसा की जो बड़ी गोलिकाएं हैं, जो पित्त के अंदर लवण होते हैं, वो उसको छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देते हैं, और इस प्रक्रम को कहा जाता है इमल्सीकरण।
तो पित्तरस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वसा का इमल्सीकरण। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जो पित्त के लवण हैं वो छोटी आंत के अंदर, ये जो छोटी आंत है, जो पित्त यहाँ से स्रावित होगा छोटी आंत में मिलेगा, ये इसके अंदर माध्यम कैसा बना देंगे? लवण जो पित्तरस के हैं वो इसको क्षारीय बना देंगे, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले सभी एंजाइम जो हैं वो क्षारीय माध्यम में ही कार्य करते हैं। तो पित्तरस के दो प्रमुख कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है वसा का इमल्सीकरण, यानी बड़ी बड़ी गोलिकाओं को वसा की छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित करना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है पित्तरस का क्या है कि वो क्षारीय माध्यम जो है बना देता है छोटी आंत के अंदर, ताकि पाचक एंजाइम जो है वो सुगमता से वहाँ कार्य कर सकें। चलिए अब बात करते हैं दूसरी ग्रंथि की, जो है अग्नाशय। देखिए अग्नाशय की बात करें तो वो ठीक जो अमाशय इसके नीचे अग्नाशय ग्रंथ जो है वो पाई जाती है, इसको पैंक्रियास कहते हैं। अब अग्नाशय का क्या कार्य वो देखते हैं। देखिए अग्नाशय जो है इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है, ये एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं अग्नाशय रस के अंदर। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। देखिए पूरे एंजाइम को मैंने पहले बताया था कि पाचक एंजाइम क्या कार्य करते हैं, वो जटिल भोजन को सरल अवयव में बदलते हैं। तो प्रोटीन जटिल है, इसको पेप्टोन्स में बदलने का कार्य कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, ये अग्नाशय रस में पाया जाता है। फिर दूसरा एंजाइम जो अग्नाशय रस में मिलता है वो लाइपेज, ये वसा को जो है वसा अम्ल में बदल देता है। फिर तीसरा हमारे पास जो एंजाइम है यहाँ पे एमिलेज है या माइलेज, ये स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये तीनों एंजाइम ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज जो है वो अग्नाशय रस में मिलते हैं, जो क्रमशः प्रोटीन, वसा और स्टार्च को सरल अवयव में बदल देते हैं। अब ध्यान रखिए यहाँ पे अग्नाशय रस जो ये एंजाइम है यहाँ पाए जाते हैं, ये जटिल भोजन को, जटिल भोजन कौन सा है जो हम लेते हैं भोजन में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, ये जटिल है, इस रूप में हमारा शरीर इन्हें अवशोषित नहीं कर सकता। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल देते हैं। ग्लूकोज जो है वो बहुत ही सरल घटक है जिसको आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। जो प्रोटीन हम लेते हैं उसको अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है, अमीनो अम्ल, अमाइनो एसिड जिसे कहते हैं। और वसा जो हम लेते हैं उसे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है इन पाचक एंजाइमों की सहायता से। तो अब इनका अवशोषण जो है वो बहुत ही आसान और सरल है, जबकि ये भोजन जो है वो जटिल है। तो एंजाइम इन जटिल भोजन को सरल अवयव में बदल देते हैं। तीसरा जो छोटी आंत में हम बात करेंगे वो दीर्घरोम की बात करेंगे। देखिए अगर आप छोटी आंत की संरचना देखें तो ये मैंने बनाने की कोशिश किया, प्रयास किया। यहाँ पे देखिए छोटी आंत है इस प्रकार से, ये जो छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हैं इस तरह से बना हुआ है, ये छोटी आंत है। लेकिन अगर आप इसकी अंदरूनी संरचना देखेंगे तो इस छोटी आंत की अंदरूनी संरचना में आपको कुछ अंगुलीनुमा संरचना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। देखिए अंगुलीनुमा संरचना इस तरह से अगर आप देखेंगे तो अंगुलीनुमा संरचना ये अंदर इसकी अंदरूनी दीवारों पर देखने को मिलती है। इन्हीं अंगुलीनुमा संरचना को हम विलाई कहते हैं, यानी कि ये विलाई जो है। अब देखिए होता क्या, मान लीजिएगा अगर ये संरचनाएं ना होती तो हमारी छोटी आंत कुछ इस प्रकार से होती, जो भोजन खाया जाता वो सीधे ही बड़ी सुगमता से, बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता, यानी कि बहुत कम समय मिलता भोजन को। जो छोटी आंत है उस भोजन को पचाने के लिए बड़ा कम समय मिलता। यदि ये संरचनाएं ना होती तो भोजन सीधे ही नली से होकर गुजर जाता, और जो पोषक तत्व हैं भोजन में से वो अवशोषित करने के लिए बहुत कम समय मिलता। तो ऐसे में जो ऊर्जा की मात्रा या जो पोषक तत्व हम भोजन से प्राप्त करते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन छोटी आंत में इन अंगुलीनुमा संरचना, जिनको हम विलाई या दीर्घरोम कहते हैं, इनका उपस्थित होना ये वास्तव में एक लाभप्रद है। कैसे है कि अब जैसे भोजन अब यहाँ पे आया है तो भोजन जो है वो सीधे ना जाके वो इस प्रकार से इनमें से होता हुआ काफ़ी लंबे समय तक छोटी आंत में रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस भोजन का एक तो संपूर्ण पाचन होता है और वो अवशोषित भी पूर्ण रूप से होता है। तो इसमें से जो उसमें पोषक तत्वों को अवशोषित करना है वो भी हो जाता है। दूसरा ये है कि विलाई के जो पिछले सिरे होते हैं यहाँ पे रक्त वाहिकाओं का बहुत सघन जाल होता है, तो जितने भी पोषक तत्व भोजन से प्राप्त होते हैं वो यहीं से रक्त में घुल जाते हैं और रक्त के जरिए शरीर के हर हिस्से तक पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स छोटी आंत में जो है पाचन देखने को मिलता है। यहाँ पे 3 तथ्य हैं जो आपको डिस्कस करने पड़ेंगे अगर ये प्रश्न आता है। पहला, यकृत का क्या रोल है। अगर जब छोटी आंत में भोजन पहुँचता है तो 2 ग्रंथियाँ जहाँ का रस वो प्राप्त करती है छोटी आंत, एक यकृत जिसे आप लीवर कहते हैं, दूसरा अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। तो इनका जिक्र करना है। ये क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में आया हुआ है कि जो पित्त रस है उसके प्रमुख कार्य क्या हैं। तो 2 प्रमुख कार्य मैंने आपको बताया, पहला है वसा का इमल्सीकरण और दूसरा है माध्यम को क्षारीय बनाना। फिर जो दूसरा यहाँ से आता है, अग्नाशय के अंदर जो रस के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कौन से हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज। ये प्रोटीन, वसा और स्टार्च को सरल अवयव में बदल देते हैं। तीसरी बात जो आपको यहाँ छोटी आंत के पाचन में डिस्कस करनी है वो है दीर्घरोम या विलाई। ये वास्तव में छोटी आंत के अंदर पाए
पाए जाने वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या अंगुली नुमा संरचनाएं हैं जो भोजन के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, यानी कि एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से भोजन को लंबे समय तक वहाँ पे टिके रहने का मौका मिलता है छोटी आंत के अंदर। इससे वो क्या होता है, उसका पाचन भी संभव हो जाता है आसानी से और उसका अवशोषण भी संभव हो जाता है। विलाय के पिछले सिरे पर रक्त वाहिकाओं का सघन जाल होता है, जहाँ से पोषक तत्व जो सरल अवयव जो घटक भोजन के प्राप्त हो गए हैं पोषक तत्व, वो सीधे ही रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँच जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास छोटी आंत में पाचन। ध्यान रखिए, ये अमाशय है, यहाँ से भोजन छोटी आंत यहाँ पे है और यहाँ से दो ग्रंथियाँ, एक यकृत जो कि पित्तरस बना रही है, जो पित्ताशय में होता है वो छोटी आंत में मिलता है, दूसरा इस अमाशय के नीचे अग्नाशय, इस दोनों ग्रंथियों का रस जो है वो छोटी आंत में मिलता है। तो स्टूडेंट, ये था छोटी आंत में पाचन। थैंक यू।